हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो मेरा नाम है विवेक और मैं इंडिया से 2 साल पहले यहाँ पे एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और अभी मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब करता हूँ और मैं एक ब्लू कार्ड होल्डर भी हूँ। तो आज इस अच्छे के व्यू के साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो उस टॉपिक का नाम है ब्लू कार्ड। तो आज मैं इस वीडियो में ब्लू कार्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, जो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वीडियो के एंड में हम जो स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा होता है उसके साथ कंपेयर भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कार्ड होता कैसा है। आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कार्ड है तो मीन्स ब्लू कलर का कोई कार्ड होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ब्लू कार्ड कुछ ऐसा दिखता है और आगे आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका नाम, आपकी नेशनलिटी, आपकी बर्थ डेट और वैलिडिटी और सब कुछ। और पीछे आपका एड्रेस होता है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो उसके बाद ब्लू कार्ड है क्या? तो ब्लू कार्ड एक स्पेशली रेसिडेंस परमिट का एक टाइप है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू अट्रैक्ट हाईली क्वालिफाइड और नॉन EU नेशनल्स को यहाँ पे रहने और जॉब करने के लिए। और ये EU ब्लू कार्ड वैलिड कहाँ पे होता है? तो ये पूरे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये EU ब्लू कार्ड वैलिड होता है। कहीं भी आप जा सकते हो, रह सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये पूरे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वैलिड होता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ब्लू कार्ड कि ब्लू कार्ड होता कैसा है और ब्लू कार्ड है क्या। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मीन्स आपने जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर डिग्री की है तो आप ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। बट इन केस आपने फॉरेन में कहीं पे डिग्री की है तो वो डिग्री आपकी जर्मन डिग्री के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में हम एग्जांपल हैं तो इंडिया में आपने मैकेनिकल डिग्री या ऑटोमोबाइल डिग्री की है, कहीं बैचलर्स में या मास्टर्स में, किसी में भी, तो वो डिग्री आपकी जो जर्मनी में डिग्री होती है उसी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में उस डिग्री के साथ कंपेरेबल होनी चाहिए। उसके लिए एक वेबसाइट भी मैं यहाँ पे साइड में रख दूँगा, वहाँ पे जाके आप आपकी कंपेरेबिलिटी चेक करवा सकते हो। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि आप IT स्पेशलिस्ट हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है बट आपके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है IT में, तो भी आप इस क्राइटेरिया में एलिजिबल हो सकते हो। तो ये तो थी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही दूसरा क्राइटेरिया आता है आपका जॉब ऑफर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए और आपका जो रोल है कंपनी में, आप जिस पोजीशन के लिए चुने गए हो उस जो रोल है आपका, वो आपके क्वालिफिकेशन से मैच होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टर में कई क्वालिफिकेशन किया है और आप काम कर रहे हो मैकेनिकल में, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते ब्लू कार्ड के लिए। तो जॉब ऑफर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है सैलरी थ्रेशोल्ड। सैलरी थ्रेशोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सैलरी थ्रेशोल्ड पिछले 2-3 साल में बहुत बार चेंज हो चुका है। तो 2025 में क्या सैलरी थ्रेशोल्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जॉब कर रहे हो स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन में। स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन में बिजनेस, फाइनेंस, HR, लॉयर में आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी 48,300 यूरो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रोस सैलरी बता रहा हूँ और ये एनुअल सैलरी है। उसके बाद आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जॉब करते हो। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन मीन्स इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, डॉक्टर, जहाँ पे जर्मन लोगों की कमी है जिस ऑक्यूपेशन में, उस ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में, तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 43,800 यूरो या उससे ज़्यादा। ये ग्रोस सैलरी है और एनुअल सैलरी है बिफोर टैक्स। तो ये सैलरी आप फुलफिल कर रहे हो, उससे ज़्यादा इतनी सैलरी है, उससे ज़्यादा सैलरी है, तो आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो थे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। बट आप एलिजिबल तो हो, तो बट आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आता है आपका मास्टर या बैचलर्स डिग्री जो है वो। उसके बाद आता है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो इंपॉर्टेंट भी है, वो एरक्लेयरिंग तुम बेसिस्टिकुम फेरेंटलिस। तो वो उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। उस डॉक्यूमेंट में आपका और आपके एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप होता है, आपने कब से जॉब स्टार्ट किया है, आप क्या काम करते हो कंपनी में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है आपका एम्प्लॉयर ही फिलअप करता है ये इस डॉक्यूमेंट को, और इस डॉक्यूमेंट में साइड में डाल दूंगा। और ये डॉक्यूमेंट आपको आपकी जो फॉरेनर्स लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी ये मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो।
तो उसके बाद आता है आपका रेसिडेंस परमिट। फॉर इन केस आपने जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आपके पास स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट है और आप कन्वर्ट हो रहे हो वर्क परमिट पे, तो वर्क परमिट या ब्लू कार्ड के लिए, तो आपको ये आपका रेसिडेंस परमिट स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट सबमिट करवाना होता है। उसके बाद आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फिर पासपोर्ट, फिर बायोमेट्रिक फ़ोटो जो होता है वो आपका, फिर उसके बाद रेंटल एग्रीमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो घर में, फिर इन केस आपके पास 3 मंथ से सैलरी स्लिप होती है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होती है, तो वो भी सबमिट करवा सकते हो। वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपके पास हो तो आप सबमिट करवा सकते हो। और उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो लोकल फॉरेनर्स ऑफिस होती है, आउसलैंडर बिहोडे की ऑफिस, उसकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, या आप फिजिकली जाके भी ले सकते हो वो एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये तो थे सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स। जब आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है बेनिफिट। तो आप ब्लू कार्ड होल्डर हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहला बेनिफिट है नो लेबर मार्केट टेस्ट। तो वो क्या होता है, जब आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपके एम्प्लॉयर को कोई भी लेबर मार्केट टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल आप बट ब्लू कार्ड के लिए नहीं और आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा होता है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयर को लेबर डिपार्टमेंट में जाना होता है और वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करना होता है कि मुझे इस पोजीशन के लिए कोई भी जर्मन बंदे नहीं मिला है, इसलिए मैं किसी फॉरेनर बंदे को यहाँ पे इस पोजीशन पे ले रहा हूँ, और वो एग्रीमेंट साइन करके आपको आउसलैंडर बिहोडे पे सबमिट करवाना है, तभी आप स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट आपको ब्लू कार्ड में वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूसरा बेनिफिट है वो ऐसा है कि इन केस मेरे पास ब्लू कार्ड है और मैंने अभी ब्लू कार्ड इशू किया है, बट मैं 18 महीने के बाद किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके मेरी जॉब स्विच कर सकता हूँ, वहाँ पे रह सकता हूँ, वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ, मुझे कोई भी न्यू परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन केस मेरे पास स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा हो तो मुझे चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी, वहाँ पे जाके मुझे न्यू परमिट निकालनी पड़ेगी, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। बट मुझे ब्लू कार्ड में 18 महीने के बाद मैं डायरेक्ट ऑटोमेटिकली मेरा ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और न्यू परमिट भी नहीं चाहिए होती उसमें। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप 12 महीने बाद आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो कहीं पे भी, आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन केस आपको 12 महीने से पहले भी आपको स्विच करनी है तो आपको आउसलैंडर बिहोडे के जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो अप्रूव करने के तभी आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो, उसके बिना आप जॉब स्विच नहीं कर सकते। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी के बाद चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो परमानेंट रेसिडेंसी। इन केस आपके पास ब्लू कार्ड है और आप B1 लेवल तक की जर्मन प्रोफिशिएंसी है आपके पास, तो आप 21 मंथ के बाद ही आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट आपके पास B1 नहीं है और आपके पास A2 है, तो आप 27 मंथ के बाद ही आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है, A2 भी नहीं है और B1 भी नहीं है, तो आपके पास A1 है, तो आप 33 मंथ के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ब्लू कार्ड का। तो PR के बाद आता है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। सपोज़ आपके पास ब्लू कार्ड है और आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर सपोज़ आपकी स्पाउस को यहाँ पे आना है, आपको ज्वाइन करना है आपकी फैमिली को, तो आपके स्पाउस को कोई भी जर्मन प्रोफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपके पास ब्लू कार्ड है। बट आपके पास स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा है तो आपके स्पाउस को अब A1 लेवल का प्रोफिशिएंसी दिखानी ही पड़ेगी जर्मन में, उसके बिना वो वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे। तो बट आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप बिना जर्मन प्रोफिशिएंसी भी दिखा के भी यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए। बट उसके बाद मैंने सुना है और कि इन केस आपके पास ब्लू कार्ड है तो आपकी स्पाउस का जो वीज़ा होता है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, लिटिल बिट स्पीड अप हो जाता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड वीज़ा में, वो भी एक बेनिफिट है। और जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा होता है, यहाँ पे आपके स्पाउस यहाँ पे आ गए तो उसको कोई भी वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट इमीडिएटली आके जॉब स्टार्ट कर सकती हैं वो, और उसमें आपको कोई भी जर्मन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपकी कंपनी जर्मन मांग रही है तो अलग बात है, बट कोई भी जर्मन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, और डायरेक्ट यहाँ पे आके इमीडिएटली काम कर सकते हैं आपके स्पाउस। और फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा में ऐसा है क्योंकि आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहे हो तो, बट आपके पास ऑलरेडी ब्लू कार्ड है तो आप
ऑटोमेटिकली ये जो स्पॉन्सरशिप वाला जो क्राइटेरिया होता है जो वीज़ा के लिए, तो आप वो फुलफ़िल कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी एडिशनल इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कुछ ब्लॉक अकाउंट करवाना नहीं पड़ता आपके स्पाउस को, और क्योंकि आप ऑलरेडी उसको स्पॉन्सर कर रहे हो और आपके पास ब्लू कार्ड है, तो आप सैलरी थ्रेशोल्ड तो मैच कर ही रहे हो, इसलिए आपके पास ब्लू कार्ड है। तो आपको कोई आपके स्पाउस के लिए कोई भी अदर इनकम दिखाने की या बैंक का अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी एक अच्छी बात है ब्लू कार्ड होल्डर के लिए। तो ये तो थे सारे ब्लू कार्ड के बेनिफिट और इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं थोड़ा हम ओवरव्यू ले लेते हैं स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के बारे में। तो स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा क्या होता है? आप जर्मनी में कोई भी जॉब कर रहे हो, होटल में जॉब कर रहे हो, कैफेटेरिया में जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इनकेस आपने कहीं पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग की है, जैसे हम इंडिया में करते हैं डिप्लोमा, ITI, और आपको जर्मनी में किसी कंपनी में जॉब मिल रही है, तो भी आप स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बट आपको उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? तो पहले तो आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो डिग्री होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ये स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा में तो ऐसा होता है कि उसमें कोई सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं होता, बट उसमें सैलरी इतनी होनी चाहिए कि जितनी आप अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग सिक्योर कर पाओ, जैसे कि आपका रहना खाना वो सब सिक्योर कर पाओ, इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, तो आप वर्क वीज़ा स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट उसमें कई स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा में कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं कंपेयर टू ब्लू कार्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा। तो आपके स्पाउस को यहाँ पे आना है, बट तो आपके पास स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा है, तो उसको A1 लेवल की जर्मन दिखानी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है उसके लिए। और यहाँ पे आके वो डायरेक्टली जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए उसको नई परमिट की अप्लाई करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल आएगा तभी वो नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको जर्मन दिखानी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है जो आप EU मोबिलिटी होता है। सपोज़ आपके पास स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा है और आपको कहीं दूसरे कंट्री में यूरोपियन कंट्री में जॉब मिल रही है, दूसरे यूरोपियन कंट्री में जॉब मिल रही है, तो आप डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप वहाँ पे जाओगे दूसरे कंट्री में, वहाँ पे आपको न्यू परमिट लेनी पड़ेगी, फिर ही आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, उसके बिना आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। जो आप स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयर को लेबर मार्केट टेस्ट सबमिट करवाना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो लेबर मार्केट टेस्ट मैंने पहले भी बताया कि आपके एम्प्लॉयर को लेबर डिपार्टमेंट में जाना होता है और एग्रीमेंट साइन करना होता है कि मुझे कोई इस पोजीशन के लिए जर्मन बंदा नहीं मिला, इसलिए मैं फ़ॉरेन बंदे को इस पोजीशन पे हायर कर रहा हूँ। तो वो एग्रीमेंट साइन करके आपको सबमिट करवाना होता है जो वीज़ा ऑफिस होती है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा का यही है कि आप PR के लिए 3 साल बाद ही एलिजिबल हो सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा है और आपने 3 ईयर्स तक होल्ड किया हुआ स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा, तो भी आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपके पास B1 लेवल तक की जर्मन होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है वो चीज़। उसके बाद होता है आपने 36 मंथ का पेंशन कंट्रीब्यूशन पे किया ही होना चाहिए। वो तो चलो आपकी सैलरी में से कट होके ही आता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, बट जो B1 लेवल और 36 मंथ का जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो होना ही चाहिए। फिर आपने 3 ईयर्स तक होल्ड किया ही होना चाहिए आपने स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा, तभी आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ब्लू कार्ड एंड स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा की, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन से वीज़ा टाइप में एलिजिबल हो रहे हो और किस में से आप जल्दी PR ले सकते हो, आपका गोल क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाद में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिए जो जर्मनी आना चाहता है, जो ब्लू कार्ड और स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू सून।